अभी तक हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट। इसमें फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि एटमॉस्फेयर हमारा क्या होता है, उसका कंपोजिशन हम लोगों ने देखा था। इसके साथ साथ हम लोगों ने देखा था स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। अभी जो दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम लोग, उसमें देखेंगे वेदर एंड क्लाइमेट क्या होता है। तो सबसे पहले एक सिंपल लैंग्वेज में जानते हैं, समझते हैं, सॉरी, कि वेदर क्या होता है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट वाले चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि हमारा एटमॉस्फेयर क्या होता है। एटमॉस्फेयर में हम लोगों ने कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ा था। इसके साथ साथ में हम लोगों ने देखा था कि स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। अभी सेकंड पार्ट में जो हमारे जितने भी बचे टॉपिक हैं उनको हम लोग कवर करेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले वेदर एंड क्लाइमेट से रिलेटेड कि वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है। तो एक सिंपल सी लैंग्वेज में आप लोग समझने की कोशिश करो कि जो वेदर होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किसी पर्टिकुलर रीजन का एटमॉस्फेरिक कंडीशन बताया जाता है वेदर में। और जो क्लाइमेट होता है वो किसी रीजन का, किसी भी प्लेस का, वहां पे 30 या 30 ईयर से ज्यादा एटमॉस्फेरिक कंडीशन, एवरेज एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो निकाली जाती है 30 या 30 ईयर से ज्यादा, उस प्लेस का क्लाइमेट होता है वो। तो वेदर और क्लाइमेट में सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस जो चीज का है वो टाइम का है। जैसे सपोज आप एग्जांपल के लिए ले लो दिल्ली। दिल्ली का अगर वेदर हमें निकालना है, सपोज हमें वेदर फाइंड आउट करना है दिल्ली का, तो और ये चीज हमें बताना पड़ेगा पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब जो बिल्कुल एकदम उस पर्टिकुलर आवर में, उस पर्टिकुलर टाइम में जो चीज हो, जो वेदर है, जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है वो फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे सपोज जो है, सॉरी, 20 जुलाई का, 20 जुलाई का हमें वेदर फाइंड आउट करना है दिल्ली का। तो हम एटमॉस्फेरिक कंडीशन में क्या बताएंगे कि यहाँ का टेम्परेचर कितना है, फिर यहाँ पे रेनफॉल है कि नहीं है, फिर इसके साथ हम लोग बताएंगे कि यहाँ का एटमॉस्फेरिक कंडीशन क्या है, या ह्यूमिडिटी कितनी है, या यहाँ पे विंड का जो फ्लो है वो क्या है। मेरा कहने का ये मतलब है कि जो वेदर में अगर हम किसी प्लेस का वेदर फाइंड आउट करेंगे तो उसमें हम ये बताएंगे कि उस पर्टिकुलर टाइम पे, यानी 20 जुलाई को सपोज 10 AM पे हमें वेदर फाइंड आउट करना है। तो 10 AM पे एग्जैक्ट क्या टेम्परेचर है, एटमॉस्फेयर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है वहां पे, या ह्यूमिडिटी क्या है, विंड कितनी फ्लो हो रही है, ये चीज हम फाइंड आउट करेंगे। तब हम बताएंगे कि उस पर्टिकुलर एरिया का वेदर होता है वो, राइट। वेदर जो है पॉइंट ऑफ टाइम कहने का मतलब है डे टू डे, आवर टू आवर बताया जाता है, राइट। लेकिन अगर इसी जगह हम लोग बात करें, सॉरी, अगर हम लोग बात करें क्लाइमेट को लेकर के, तो अगर हम ये बोलें कि दिल्ली का क्लाइमेट क्या है, तो दिल्ली का क्लाइमेट, सबसे पहले क्लाइमेट निकालने के लिए 30 ईयर या अबव जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन होगी यहाँ की, मतलब 30 ईयर का एवरेज टेम्परेचर दिल्ली का क्या है, फिर एवरेज रेनफॉल कितनी हुई है, फिर एवरेज जो विंड का फ्लो है वो क्या है, फिर एवरेज ह्यूमिडिटी कितनी है, कितनी रहती है दिल्ली में। ये सब चीजें फाइंड आउट, इन सब का जो है हमें एवरेज लेना पड़ता है। वो बताना, जब एवरेज लेंगे पूरा 30 या 30 साल से ज्यादा का, तब हम बताएंगे कि दिल्ली का क्लाइमेट कैसा है। वैसे दिल्ली का क्लाइमेट जो बोला जाता है वो ये बोला जाता है कि सब ट्रॉपिकल जोन में है। जैसे इस बुक में नहीं है, लेकिन जो मेजर अपना इंडिया जो है वो लाई करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। इसलिए जो है बोला जाता है जो अपना क्लाइमेट है वो सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल रीजन में आता है, राइट। इसका कहने का सिंपल सा ये मतलब है, आप ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल ये मत समझो। अभी आप सिंपल सा इतना जानो, वेदर निकालने के लिए
कि पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर डे में जो वहां का टेम्परेचर है, रेनफॉल है, विंड है, ह्यूमिडिटी है, ये सब अगर फाइंड आउट करेंगे डे टू डे, आर टू आर, वो बोला जाएगा वेदर। और क्लाइमेट क्या बोला जाएगा? क्लाइमेट बोला जाएगा, वही सेम चीज रहेगी। ये सभी एटमॉस्फेरिक कंडीशन बोली जाती हैं, टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, ह्यूमिडिटी। इनका, इन सभी का 30 साल या 30 साल से ज्यादा जो वहां का एवरेज टेम्परेचर, एवरेज रेनफॉल, एवरेज विंड, एवरेज ह्यूमिडिटी रहेगी, उसको हम बोलेंगे क्लाइमेट, राइट। तो क्लाइमेट और वेदर में जो डिफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ किस चीज का है? वो सिर्फ टाइम पीरियड का है, राइट। जैसा कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि वेदर रिफर्स टू द आवर्स टू आवर एंड डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, राइट। अच्छा, क्लाइमेट को लेकर के देखो लिखा हो, द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ प्लेस ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम रिफर टू द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। Climate refers to the sum total of the weather condition and variation over a large area of an extended period of time, usually 30 या 30 more than 30। तो ये चीज आपको जानना जरूरी है कि वेदर और क्लाइमेट में जो डिफरेंस है वो टाइम का डिफरेंस होता है, और टाइम के साथ साथ रीजन का भी डिफरेंस होता है। क्लाइमेट लार्जर रीजन के लिए फाइंड आउट करते हैं, और वेदर जो होता है वो शॉर्टर पीरियड के लिए, मतलब छोटे से रीजन के लिए और शॉर्टर टाइम ऑफ पीरियड के लिए फाइंड आउट किया जाता है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है कि कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो वेदर और क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं। एक्चुअल में इस टॉपिक में सिर्फ इतना बताया जाएगा कि एटमॉस्फेरिक कंडीशंस बताने के लिए कौन कौन से एलिमेंट, कौन कौन सी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर को इन्फ्लुएंस करती हैं, राइट। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले क्या है। सबसे पहला जो एलिमेंट आता है वो हमारा होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर की वजह से काफी कुछ इन्फ्लुएंस होता है, और टेम्परेचर काफी चीजों को इन्फ्लुएंस करता भी है, राइट। तो यहाँ पे देखते हैं, टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर वेरी नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट बट ऑल्सो अक्रॉस सीजन, जस्ट एज द समर टेंड टू द हॉटर देन विंटर्स। एन इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इज इंसुलेशन। अब आप बोलोगे कि ये इंसुलेशन क्या होता है? इंसुलेशन सिंपल सी चीज है। सपोज ये हमारा अर्थ है और सन ये है, राइट। ये हमारा हो गया अर्थ। अर्थ क्या है? चारों तरफ सन के क्या करता है? रेवोल्यूशन करता है, और अपनी एक्सिस पर रोटेट होते हुए रेवोल्यूशन करता है, राइट। तो यहाँ पे इंसुलेशन का ये मतलब है, सन की जो रेज होती हैं, सनलाइट जिसको बोलते हो आप लोग, सन की जो रेज होती हैं वो डायरेक्ट जो अर्थ पे पड़ती हैं, मतलब फिल्टर होकर के कई सारे एटमॉस्फेरिक कंडीशन की वजह से, क्लाउड की वजह से, या ओजोन लेयर की वजह से जो है फिल्टर होकर के अर्थ पे आती हैं, राइट। तो यहाँ पे ये देखा जाता है कि जो अर्थ सन से जो हीट ऑब्जॉर्ब करता है, या जो सन से सनरेज जो रिफ्लेक्ट होती हैं अर्थ पे, उसकी वजह से जो अर्थ का टेम्परेचर है वो वेरी करता है, लाइक इंक्रीज होता है। उसी चीज को हम लोग बोलते हैं इंसुलेशन, राइट। अब इंसुलेशन, ये यहाँ पे सिंपल सा चीज देख लेते हैं, इंसुलेशन क्या है। द इनकमिंग सोलर एनर्जी फ्रॉम द सन दैट इज इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। सिंपल सा इतना मतलब है कि सन से जो सन रेज निकलती हैं वो अर्थ तक आती हैं, और जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, राइट। दिन में आप जब देखते हो तो जनरली जो समर में टेम्परेचर देखा जाता है वो 35 से लेकर के 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक देखा जाता है, राइट। सेल्सियस तक देखा जाता है, सॉरी। और विंटर में जो है यही टेम्परेचर जो है आपका चला जाता है 5 टू 15 सेंटीग्रेड, चला 10 सेल्सियस चला जाता है विंटर के सीजन में, और ये समर के सीजन में एवरेज है। तो जो इंसुलेशन है उसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि इंसुलेशन सन से जो रेज निकलती हैं, जो अल्ट्रावायलेट रेज हो गई या बहुत सारी सनलाइट हो गई, वो अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज करती हैं। अर्थ जो है सन से हीट को ऑब्जॉर्व करता है। तो ये हमारा जो है इसको बोलते हैं हम इंसुलेशन। सेम चीज यहाँ पे लिखा भी हुआ है, राइट। तो टेम्परेचर एक ऐसा फैक्टर है जो वेदर और क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करता है, अफेक्ट करता है। जाहिर सी बात, आप सिंपल सा सोच सकते हो कि किसी भी रीजन का टेम्परेचर हो गया, या किसी भी एरिया का जो है, अगर आप वेदर या क्लाइमेट फाइंड आउट करोगे तो सबसे पहले आपको वहां का टेम्परेचर ही देखना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे बहुत ही अच्छा पिक्चर्स के फॉर्मेट में समझाया गया है, और काफी अच्छे से समझाया गया है। इस चीज को देखते हैं यहाँ पे। वही सेम चीज बताया गया है कि सपोज ये हमारा अर्थ, ये सन रेज हो गई, सन से और ये हमारा अर्थ हो। सबसे पहले इस डायग्राम को समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है। यहाँ पे क्या है
सॉरी। यहाँ पे क्या चीज है कि ये जो हमारा अर्थ यहाँ पे दिखाया गया है, और सॉरी, यहाँ पे देखो, जो ये इमेजिनरी लाइन है हमारी 1 2 3, ये जो इमेजिनरी लाइन है, ये एक तो इक्वेटर, सॉरी, एक हमारा हो गया क्या, इक्वेटर 0 डिग्री पे है, जो अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। 0 डिग्री के ऊपर सारा चीज क्या बोला जाता है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और 0 डिग्री के नीचे क्या बोला जाता है, सदर्न हेमिस्फेयर। अब ये 0 डिग्री के ऊपर आप 23.5 डिग्री ऊपर जाओगे तो इसको बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और नीचे अगर आओगे 23.5 डिग्री, तो इसको बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन बनाया क्यों गया, ये इमेजिनरी लाइन हम लोग क्यों जानते हैं, क्यों पढ़ते हैं, इसके बारे में ये चीज जानना जरूरी है। इसमें ये जानना है कि जो हमारी सन की रेज होती हैं, जो सन से निकलने वाली रेज होती हैं, वो जनवरी से लेकर के दिसंबर तक, जनवरी से लेकर के दिसंबर तक, यानी पूरे 12 मंथ, ये सन की रेज इन्हीं तीनों लाइन के बीच में कहीं ना कहीं डायरेक्टली पड़ रही होती हैं। राइट, मेरा कहने का ये मतलब है कि सपोज अपना इंडिया कहाँ पे लाई करता है, अपना इंडिया जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे लाई करता है। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। राइट, तो जब जून का मंथ होता है, जब जून का मंथ आता है, तो आपका जो सन की रेज होती हैं, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर डायरेक्ट पड़ रही होती हैं। यही रीजन है कि इंडिया में जो है उस समय गर्मी काफी ज्यादा हो रही होती है। राइट, क्यों, क्योंकि सन की रेज डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ रही होती हैं, यानी कि इंडिया पे भी पड़ रही होंगी। तो जाहिर सी बात है कि उस समय इंडिया में जो है सबसे ज्यादा गर्मी होती है। इसके साथ ये देखते हैं कि उसी जगह आप आप आ जाओ दिसंबर के मंथ में। तो दिसंबर के मंथ में ये देखा जाता है कि सन की रेज जो है, मतलब यहाँ से मूव होकर के नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर आ जाती हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, या साउथ अफ्रीका हो गया, या नीचे अर्जेंटीना या सॉरी चिली हो गया, ये सारी कंट्रियां जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पर लाई करती हैं। तो वहां पे क्या रहता है, सन की रेज जो है डायरेक्ट कहाँ पड़ रही होती है उस समय, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, यहाँ सब पड़ रही होती है, जिसकी वजह से वहां पे काफी ज्यादा गर्मी होती है उस समय समर सीजन जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे होता है। और उसके बाद फिर दिसंबर से जैसे जनवरी आता है, तो जनवरी से फिर जो है सन की रेज जो है ऊपर आने लगती है। राइट, और फिर मार्च का मंथ आता है, तो वहां पे देखा जाता है कि इक्वेटर पे आ जाता है, और मार्च से फिर ऊपर आओगे अप्रैल मई जून, फिर जून में जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर इसकी सन की रेज जो है डायरेक्ट पड़ने लगती है। फिर जैसे जैसे जुलाई जुलाई अगस्त सितंबर जाएगा, वैसे सन की रेज नीचे जाएंगी। मतलब कि ये कहने का मतलब है कि जो ये टेम्परेट जोन बनाया गया है, जो इमेजिनरी लाइन बनाई गई है, उसका कॉन्सेप्ट इतना है कि सन की रेज इस 12 मंथ में इन्हीं तीनों रेज के बीच में कहीं ना कहीं पड़ रही होती हैं। राइट, तो जो हमारा टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट है, जो हमारा इंसोलेशन का कॉन्सेप्ट है, उसमें सिंपल से इतना आपको जानना है कि जो इनके बीच में एरिया लाई करेगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में जो भी एरिया होगा, इनके बीच वहां पे सन का इंसोलेशन काफी ज्यादा रहता है, और यहाँ पे इसी वजह से टेम्परेचर कंपेरेटिवली 23.5 डिग्री नॉर्दर्न इसके ऊपर, और 23.5 डिग्री सदर्न इसके नीचे के टेम्परेचर से काफी ज्यादा रहता है। अच्छा, सन की जो रेज होती है वो इसके ऊपर डायरेक्टली कभी नहीं पड़ती है। इसके ऊपर तभी पड़े, थोड़ा स्लांट, इसका जो रेज होगा सन का, वो स्लांटली पड़ता है, वो डायरेक्ट रेज नहीं पड़ती है। राइट, डायरेक्ट रेज सिर्फ इन्हीं तीनों लाइन के बीच में कहीं न कहीं पड़ती है, जनवरी से लेकर के दिसंबर तक। राइट, इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे बताया गया है। क्लियर? अब इस चीज को आप लोग एक बार रिपीट करके देख भी सकते हो, थोड़ा सा टफ है, थोड़ा इमेजिनरी बेस्ड टॉपिक है ये। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं, वही सेम चीज देखो यहाँ पे समझाया गया है कि देखो सन की रेज यहाँ पे डायरेक्ट पड़ रही होती हैं, और यहाँ पे सन की रेज जो है डायरेक्ट नहीं पड़ रही। इसी यही रीजन है कि यहाँ का टेम्परेचर कंपेरेटिवली यहाँ सबके टेम्परेचर से ज्यादा रहता है हमेशा। राइट,
अच्छा, एक चीज और आप लोग जानो, नॉर्दर्न पोल जो होता है हमारा 66.5 डिग्री नॉर्दर्न में, वो फ्रिजिड जोन होता है। उसके बाद नॉर्थ टेम्परेट जोन आ जाता है, मतलब 66 से लेकर के 23 नॉर्दर्न के बीच में। और वही सेम चीज साउथ में भी फॉलो होता है। जो सदर्न पोल होता है वो फ्रिजिड जोन होता है, राइट। वो मतलब वहां पे हमेशा बर्फ जमी रहती है। और 23 डिग्री हाफ साउथ और 66 डिग्री हाफ साउथ के बीच में जो है वो सदर्न टेम्परेट जोन रहता है। सदर्न टेम्परेट जोन कहने का ही मतलब है कि वहाँ का क्लाइमेट थोड़ा विंटर ज्यादा होता है वहाँ पे, राइट। जो जैसे आप लोग देखते होंगे, अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, या उसके बाद फिर इंग्लैंड हो गया, फ्रांस, ये सारी कंट्रियां जो है टेम्परेट जोन में आती हैं। इसीलिए इनको टेम्परेट जोन कंट्रीज भी बोलते हैं, इनका क्लाइमेट टेम्परेट रहता है। इसके बाद फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे अपने। हाँ सॉरी, टेम्परेचर के बाद जो हाँ, टेम्परेचर के बाद जो दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है? ह्यूमिडिटी ये होता है, देखते हैं जरा। व्हेन वाटर इवेपोरेट फ्रॉम लैंड एंड डिफरेंट वाटर बॉडी, इट बिकेम वाटर वेपर। सिंपल सी बात है। जब जैसे सपोज मान लो ये लैंड का कोई पार्ट है, जैसे लेक मान लो इसे आप सपोज, लेट्स से ये लेक है कोई, इसमें पानी भरा हुआ है। जब ये इवेपोरेट होता है, इवेपोरेट होकर के क्या ऊपर जाएगा ये सारा चीजें, राइट। जब हीट यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इवेपोरेट होकर के ऊपर जाएगा एटमॉस्फेयर में, राइट। तो ये जो एयर में जब ये वाटर पार्टिकल्स पहुंच जाएंगे, तो ये छोटे छोटे पार्टिकल जो एयर में होते हैं, इन्हीं को बोला जाता है वाटर वेपर, राइट। उसके बाद देखिए, व्हेन द लेवल्स ऑफ द वाटर वेपर इन द एयर आर हाई, इट लीड्स टू ह्यूमिडिटी। जब वाटर वेपर एयर में काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, तो ये ह्यूमिडिटी की कंडीशन क्रिएट कर देता है, राइट। आप इसी को ह्यूमिडिटी भी बोलते हो। देयरफॉर ह्यूमिडिटी रिफर्स टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। मतलब ह्यूमिडिटी जो होती है वो एयर में वाटर का जो प्रेजेंस होता है उसी को आप ह्यूमिडिटी बोलते हो। सिंपल सा यहाँ पे लिखा हुआ है, ह्यूमिडिटी रिफर्स टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एयर क्रिएटिंग मॉइस्चर। As the air gets warmer, its capacity to hold water vapor increases. जैसे जैसे टेम्परेचर, अगर यहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, तो एयर की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा रहेगी। मतलब अगर एयर का टेम्परेचर इंक्रीज है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ज्यादा है, तो एयर में वाटर ज्यादा रहेगा, राइट। उसकी एयर में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा रहेगी, राइट। और भी ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी इसकी वजह से। इसके बाद देखते हैं, और अगर यहाँ पे एटमॉस्फेयर का कंडीशन, एटमॉस्फेयर का जो कंडीशन, अगर टेम्परेचर अगर कूल ठंडा हुआ, तो यही वाटर वेपर जो है प्रेसिपिटेट होकर के वापस रेनफॉल के फॉर्म में जमीन पे गिरने लगता है, बारिश के फॉर्म में, इसको रेनफॉल आप लोग बोलते हो। फिर देखते हैं ऑन द ऑन अच्छा, जब ह्यूमिडिटी ज्यादा रहती है तो जाहिर सी बात है, नीचे कहने का मतलब है कि अर्थ सरफेस पे थोड़ा जो टेम्परेचर रहता है वो ऑटोमेटिक ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। और ये बताया गया है कि जो क्लॉथ्स होते हैं वो ज्यादा टाइम लेते हैं सूखने के लिए। और स्वेट इवेपोरेट मोर स्लोली, जो पसीने होते हैं वो सूखते नहीं है जल्दी से, इवेपोरेट नहीं होते हैं, राइट। बहुत काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल जो है वेदर रहता है ये, जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज्यादा रहती है। तो इस टॉपिक को समझना बहुत जरूरी है, ये आपके एग्जाम्स में आता है, ध्यान रखना। फिर इसके बाद ये देखते हैं, तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारा, वो है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन क्या होता है? प्रेसिपिटेशन आप लोग सिंपल से जानते हो गए, इस चीज को हम लोगों ने पढ़ा भी है। प्रेसिपिटेशन क्या है कि सपोज लेट्स से ये सेम एग्जांपल, अगर मान लो ये कोई वाटर बॉडी है, जैसे लेक हो गया, रिवर हो गया, यहाँ पे हीट इंक्रीज हुआ, जैसे जो है अब इवेपोरेट हो गया वाटर, यहाँ पे क्या हुआ? इवेपोरेशन, इवेपोरेशन हुआ। इवेपोरेशन की वजह से यहाँ पे क्या हुआ? ऊपर गया, यहाँ पे ये वाटर वेपर काफी सारे इकट्ठा हो गए। अब वाटर वेपर इकट्ठा होने के जब ये कंडेंसेशन के फॉर्म में आएगा, जब ये थोड़ा ठंडा होगा, ये एयर यहाँ की ठंडी होगी, तो ये किसके फॉर्म में बदल जाएगा? ये बादल के फॉर्म में बदल जाएगा, राइट। जब ये बादल के फॉर्म में बदल जाएगा, कंडेंस एयर ठंडी हुई, ये बादल के फॉर्म में चेंज हो गया। अब यही एयर जो है, अगर
ये जो क्लाउड बना है, यही क्लाउड अगर इसका टेम्परेचर और भी ज़्यादा थोड़ा-सा ठंडा हुआ, तो ये बूंदों के फॉर्म में जो है ज़मीन पे गिरने लगते हैं, राइट? इन्हीं को आप रेनफॉल बोलते हो, इसी को आप प्रेसिपिटेशन बोलते हो। तो जो प्रेसिपिटेशन होता है, वो उसका पूरा जो साइकिल होता है, वो ये होता है कि सबसे पहले इवेपोरेशन हुआ, इवेपोरेशन के साथ में कंडेंसेशन हुआ, कंडेंसेशन के बाद में क्या हुआ? प्रेसिपिटेशन हुआ। और इन तीनों प्रोसेस में टेम्परेचर का ही डिफरेंस है। हीट हुआ, इवेपोरेट हुआ, इवेपोरेट जब ये एयर का टेम्परेचर थोड़ा थोड़ा ठंडा हुआ तो कंडेंस हुआ। अब कंडेंसन अब बादल बना, बादल बनने के बाद जब इसका टेम्परेचर और थोड़ा कम हुआ, वो कूलर हुआ, तो ये प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में, बारिश के फॉर्म में नीचे जमीन पे गिरने लगता है, राइट? ये इसका पूरा प्रोसेस होता है प्रेसिपिटेशन का। अब इसमें जो है हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है हमारा जो एयर प्रेशर। एयर प्रेशर काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एयर प्रेशर को समझना बहुत जरूरी है। देखते हैं, एयर प्रेशर exerted by the weight of air on the earth surface is called the air pressure, राइट? एयर प्रेशर सिंपल सा बोलते हैं, जो एयर का वेट होता है वो अर्थ सरफेस पे लगता है, राइट? और उसी को हम एयर प्रेशर बोलते हैं। सिंपल सी पहली लाइन में बताया गया, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द एयर प्रेशर। सिंपल सी बात है, एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसका जो वेट अर्थ पे फील होता है, उसी को हम लोग एयर प्रेशर बोलते हैं। एज वी गो हायर, अच्छा एक चीज और जान लो, जैसा हम लोग ट्रोपोस्फेयर में पढ़े थे कि जैसे जैसे हम लोग अर्थ, सपोज हमारा अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, वैसे वैसे एयर एयर की डेंसिटी जो होगी वो कम होती जाएगी। अब एयर की डेंसिटी अगर कम होती जाएगी तो एयर प्रेशर जो होगा वो कम होता जाएगा, राइट? देखो देखते हैं, एज वी गो हायर इन द एटमॉस्फेयर द प्रेशर फॉल्स रैपिडली। मतलब जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, जैसे जैसे अर्थ सरफेस से अल्टीट्यूड आपका बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे एयर प्रेशर कम होता जाएगा। तो सबसे ज्यादा एयर प्रेशर जो लगता है वो कहाँ पे होता है? अर्थ सरफेस पे होता है। इट इज हाईएस्ट एट द सी लेवल एंड डिक्रीजेस विद द एल्टीट्यूड। सी लेवल क्या नहीं मतलब है? अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस पे टेम्परेचर ज्यादा रहता है, काफी ज्यादा रहता है, और जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे टेम्परेचर, वैसे वैसे जो है एयर प्रेशर कम होता जाएगा। फिर देखते हैं कि horizontally the distribution of air pressure is influenced by the air temperature at the given place. In area with high temperature, air heats up and rise. देखते हैं, in area with high temperature, air heats up and rise. देख, जहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होगा, ये कॉन्सेप्ट मानसून में भी अभी आप लोग देखोगे। सपोज कोई एरिया है, ये यहाँ का जो टेम्परेचर है, सपोज यहाँ पे एक एक प्लेस ये भी ले लो, यहाँ का टेम्परेचर, यहाँ का टेम्परेचर सपोज मान लो 30 डिग्री सेल्सियस है, और यहाँ का टेम्परेचर सपोज ले लो 20 डिग्री सेल्सियस है। तो अब यहाँ बोला जा रहा है एरिया विद हाई टेम्परेचर एयर हीट्स अप एंड राइज। यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है तो यहाँ पे जो होगा एयर, क्या होगा? एयर ऊपर उठेगा, राइट? एयर ऊपर जाएगा। और यहाँ का टेम्परेचर अगर कम है तो एयर जो है वो नीचे की तरफ फ्लो होगी, वो ऊपर की तरफ फ्लो नहीं होती है। अच्छा एक चीज ये भी जान लो कि जहां पे हाई टेम्परेचर होगा, वहां पे क्या होगा? लो प्रेशर होगा, लो एयर प्रेशर, राइट? और जहां पे लो टेम्परेचर होगा, वहां पे क्या होगा? हाई प्रेशर होगा। ये रीजन इसलिए होता है, इसको प्लीज समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका कि जिस एरिया में टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर किसी एरिया का रहेगा तो वहां पे एयर प्रेशर लो रहेगा। कहीं पे लो, जहां पे लो टेम्परेचर रहेगा वहां पे हाई एयर प्रेशर रहेगा। इस चीज को आप लोग लिख लो, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद समझते हैं ऐसा क्यों है। जाहिर सी बात है, अगर अर्थ सरफेस का, सपोज लेट्स से दिस इज अर्थ सरफेस, यहाँ पे अर्थ सरफेस ले लो,
यहाँ का टेम्परेचर अगर ज्यादा है, टेम्परेचर हाई है, और एक सरफेस ये ले लो, यहाँ का टेम्परेचर लो है, तो ऐसी कंडीशन पे ये देखा जाता है कि यहाँ की जो एयर होगी, जहाँ टेम्परेचर हाई हाई टेम्परेचर एंड लो टेम्परेचर, जहाँ टेम्परेचर हाई है वहाँ की एयर जो होगी वो ऊपर की तरफ फ्लो होगी और नीचे जो है लो एयर प्रेशर क्रिएट करेगा। और जहाँ टेम्परेचर लो है वहाँ की जो एयर होगी वो ऊपर नहीं फ्लो होगी, इवन ऊपर की बजाय वो नीचे फ्लो होगी, राइट। इसीलिए एयर जो है लो टेम्परेचर एरिया में हाई रहता है, राइट। यही रीजन आपकी बुक में लिखा हुआ है, देखो फॉलो। In area with high temperature, air heats up and rise. This creates a low pressure area, right? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखा जा रहा है लो प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लाउडी स्काई एंड वेट वेदर। वही पहला फॉर्मेट लिखा जा रहा है कि जो लो प्रेशर रहता है, लो प्रेशर जोन जो रहता है वो क्लाउडी स्काई और वेट वेदर रहता है, वहां पे बारिश वगैरह होने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। क्यों ज्यादा रहेंगे? क्योंकि आपको मालूम है कि जहाँ पे हाई टेम्परेचर होगा, हाई टेम्परेचर होगा, हाई टेम्परेचर की वजह से जो एयर होगी अर्थ सरफेस की वो ऊपर जाएगी। अब जब एयर ऊपर जाएगी तो जाहिर सी बात है कि अपने साथ में मॉइस्चर वगैरह ऊपर लेकर जाएगी और बारिश होने के चांसेस उस एरिया में ज्यादा रहते हैं, राइट। वही सेम चीज इन एरिया विद लोअर टेम्परेचर, दूसरी चीज, ये दूसरी बात यहाँ पे बोली जा रही है कि इन एरिया विद लोअर टेम्परेचर द एयर इज कोल्ड, इट इज देयरफॉर हेवी एंड सिंक क्रिएटिंग हाई प्रेशर एरिया। सेम चीज यहाँ पे लो टेम्परेचर हाई प्रेशर एरिया। हाई प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लियर एंड सनी स्काई। मतलब जहाँ पे हाई प्रेशर रहेगा वहां पे क्लियर वेदर रहेगा, कोई क्लाउड नहीं बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा। लेकिन जहाँ पे एयर प्रेशर लो रहेगा, मतलब टेम्परेचर हाई उस एरिया का रहेगा, वहां पे एयर ऊपर जाएगी और एयर ऊपर जाने की वजह से जो है क्लाउड फॉर्मेशन के चांसेस और रेनफॉल के चांसेस काफी ज्यादा रहेंगे, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो यहाँ पे समझाया गया है लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर एरिया। ये देखो कोई रीजन लिया गया है, अगर किसी रीजन पे हाई एयर प्रेशर रहता है तो विंड जो है वो नीचे की तरफ आती है, राइट। देखो यहाँ पे ऊपर से आई हुई सारी विंड जो है नीचे की तरफ आती है, और जहाँ पे लो एयर प्रेशर रहता है वहां पे विंड ऊपर की तरफ जाती है। देखो एरो सबका क्या है, ऊपर की तरफ, राइट। यहाँ पे विंड नीचे की तरफ आ रही है और यहाँ पे विंड ऊपर की तरफ जा रही है। ये लो एयर प्रेशर, ये हाई एयर प्रेशर जोन है, हाई एयर प्रेशर जोन। और ये जो है ये लो एयर प्रेशर जोन, राइट। क्लियर है? अब आपको एक चीज जानना है, चलो अब आपको एक चीज जानना है, जो आपको ही बताना है हाई एयर प्रेशर जो होता है वो वहां का टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा। और लो एयर प्रेशर अगर है तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, लो एयर प्रेशर मतलब टेम्परेचर काफी हाई होगा यहाँ पे, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा विंड। विंड जो होता है सिंपल सा है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया की तरफ जो एयर फ्लो होती है उसी को हम लोग बोलते हैं विंड। Movement of air from high pressure area to low pressure area is called wind. It can be gentle or strong. You can observe the flow of wind as it blow dry leaves down the pavement. Gentle blows away dust particle or uproot tree during a storms. Wind simple सा concept होता है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया की तरफ फ्लो होता है। तो वेदर और क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करने वाले कितने एलिमेंट्स हम लोगों ने पढ़े, देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने टेम्परेचर देखा, इसको काउंट कर लो 1। उसके बाद हम लोगों ने दूसरा एलिमेंट देखा ह्यूमिडिटी, किसको आप लोग काउंट कर सकते हो 2। तीसरा एलिमेंट हम लोगों ने पढ़ा प्रेसिपिटेशन। चौथा एलिमेंट हम लोगों ने देखा एटमॉस्फेयर। उसके बाद फिर पांचवा एलिमेंट हम लोगों ने देखा क्या, विंड। ये सारे एटमॉस्फेरिक कंडीशन है। ये पांचों एटमॉस्फेरिक कंडीशन किसी भी एरिया का
वेदर और क्लाइमेट फाइंड आउट करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। इन्हीं को बोला जाता है एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। इन्हीं सभी पांचों चीजों को फाइंड आउट करने के बाद उस एरिया का हम वेदर और क्लाइमेट बताते हैं, राइट। वेदर बताना है तो डे टू डे और आवर टू आवर जो सिचुएशन है वो बताएंगे इन पांचों की, और अगर क्लाइमेट बताना है तो इन्हीं पांचों का लास्ट 30 और 30 साल से ज्यादा उस एरिया का एवरेज निकालेंगे, वो बताएंगे कि इस एरिया का ये क्लाइमेट है, राइट। चलो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। यहाँ पे सिंपल सा जो लैंड ब्रिज और सी ब्रिज का कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ और सिर्फ हाई प्रेशर और लो प्रेशर एरिया का कॉन्सेप्ट है। मतलब जो लैंड है, लैंड एरिया और सी एरिया, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है टेम्परेचर का, उसी टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से हाई एयर प्रेशर और लो एयर प्रेशर डेवलप होता है, जिसकी वजह से विंड फ्लो होती है। सी ब्रिज में ओशियन से लैंड की तरफ फ्लो होती है, लैंड ब्रिज में लैंड से ओशियन की तरफ फ्लो होती है। एक चीज और आपको जानना है, अगर विंड ओशियन से लैंड की तरफ फ्लो होगी तो जाहिर सी बात है उस विंड में क्या होगा, मॉइस्चर होगा। मॉइस्चर होगा तो वो रेन करेगा, रेनफॉल होगी। लेकिन लैंड से अगर सी की तरफ विंड फ्लो हो रही है तो ऐसी सिचुएशन में लैंड से अगर विंड जनरेट होकर के जो है ओशन की तरफ या सी की तरफ जा रही है तो बारिश नहीं करेगी। क्योंकि जो है उसमें मॉइस्चर नहीं होता है, राइट। तो सी ब्रीज और लैंड ब्रीज का जो कॉन्सेप्ट है वो सिंपल सा हीट डिफरेंस का कॉन्सेप्ट है बिटवीन लैंड एंड सी। क्लियर। तो इसमें देखते हैं जिसकी वजह से हाई प्रेशर लो प्रेशर डेवलप होता है और इसकी वजह से विंड का फ्लो होता है एक सर्कल फॉर्म में। देखते हैं सी ब्रीज क्या है। इट इज अ लोकल विंड दैट ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड। सी ब्रीज में सी से लैंड की तरफ हमारी विंड फ्लो होती है, स्पेशली आफ्टरनून में फ्लो होती है व्हेन द लैंड बिकम रिलेटिवली वार्मर देन सी। अब जाहिर सी बात है यहाँ पे बताया जा रहा है, लाइन में लिखा है कि आफ्टरनून के बाद में देखा जाता है कि लैंड का टेम्परेचर जो है वो ज्यादा रहता है। मतलब कि लैंड का जो टेम्परेचर होगा, यहाँ का टेम्परेचर यहाँ के टेम्परेचर से ज्यादा रहता है। अब एक बात बताओ, ऊपर आप लोगों ने पढ़ा अभी कि अगर यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा है यहाँ के टेम्परेचर से तो यहाँ पे क्या जनरेट होगा, यहाँ पे लो प्रेशर जनरेट होगा, लो एयर प्रेशर, राइट। यहाँ के टेम्परेचर से कम है तो टेम्परेचर कम है तो यहाँ पे क्या डेवलप होगा, हाई प्रेशर एयर जोन, हाई एयर प्रेशर जोन। अब जाहिर सी बात है हाई एयर प्रेशर जोन यहाँ पे है, लो प्रेशर जोन यहाँ पे है, तो एयर जो है कहाँ से कहाँ फ्लो होगी, एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हमेशा फ्लो होती है। जैसा कि विंड के टॉपिक में आप लोगों ने देखा अभी ऊपर कि जो एयर होती है वो हाई प्रेशर एरिया टू लो एयर प्रेशर जोन की तरफ फ्लो होती है, वही सेम चीज यहाँ पे फ्लो हुआ। अब जाहिर सी बात है दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ लो एयर प्रेशर रीजन ओवर द लैंड एंड सो द विंड स्टार्ट ब्लोइंग फ्रॉम सी। मतलब सी से लैंड की तरफ विंड फ्लो होती है और इसी में जो है बारिश होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, राइट। अब ये इसमें लैंड ब्रिज में क्या होता है, लैंड ब्रिज में ठीक इसका उल्टा होगा। वहां पे ये देखा जाएगा कि ये जो है जनरली देखा जाता है रात के समय में, स्पेसिफिकली 12 बजे 1 बजे के बाद जो होता है देखा जाता है। इसमें क्या होगा कि जो लैंड होगा यहाँ का टेम्परेचर अब लो रहेगा, यहाँ का टेम्परेचर लो रहेगा और सी का टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा रहेगा। तो अगर ज्यादा रहेगा तो यहाँ पे क्या जनरेट होगा, लो एयर प्रेशर, लो एयर प्रेशर, और यहाँ का टेम्परेचर काफी कम कम रहेगा तो हाई एयर प्रेशर जनरेट रहेगा। और विंड कैसे फ्लो होगी, लैंड से सी की तरफ, और लैंड से सी की तरफ फ्लो होगा तो जाहिर सी बात है इसमें कोई मॉइस्चर नहीं होगा, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे बारिश होने के चांसेस नहीं रहते हैं, राइट। यही है कॉन्सेप्ट लैंड सी ब्रीज और लैंड ब्रीज का। इसमें सिर्फ इतना जानना है आपको, टेम्परेचर डिफरेंस रहता है, टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से जो है हाई प्रेशर लो प्रेशर डेवलप होता है और उसकी वजह से बारिश होने का, और उसकी वजह से एक ब्रिज बन जाता है इनके बीच में, बस।
विंड फ्लो का। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा सीजन्स इन इंडिया। ये काफी स्टैटिक टॉपिक है, ये लाइक बहुत नॉर्मल है, आपको बस इसमें जानना है, एक इंफॉर्मेशन टाइप का दिया हुआ है कि सीजन इंडिया में कितने पाए जाते हैं। जैसा इससे पहले की जो बुक थी उसमें बस 3 सीजन बताए जाते थे, कौन कौन से? विंटर, समर, सॉरी, विंटर, समर एंड रेनी सीजन। लेकिन अब जो ये नई बुक आई है आपकी, इसमें 4 सीजन बताए गए हैं। कौन कौन सा? विंटर, विंटर, समर, मानसून, इसके बाद फिर जो है पोस्ट मानसून। ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले विंटर सीजन देखते हैं। आपको इसमें इंफॉर्मेशन ही जानना है, इसके अलावा कुछ खास नहीं है। जैसा कि विंटर सीजन जो दिया गया है वो बताया गया है कि ये दिसंबर से दिस इस द विंटर सीजन जनरली लास्ट फ्रॉम द दिसंबर टू अर्ली अप्रैल। मतलब ये बोला गया है दिसंबर दिसंबर से लेकर के अर्ली अप्रैल तक जो है हमारा जो विंटर सीजन रहता है वो रहता है, राइट। इसमें ये देखा जाएगा कि जो विंटर होगा वो नवंबर में भी रहता है, लेकिन जनवरी से लेकर के दिसंबर से लेकर के अप्रैल तक बताया गया है। दिसंबर इसलिए लिया गया है क्योंकि जो है जो अपना ट्रॉपिक का जो सन की रेज होती हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ रही होती हैं, जिसकी वजह से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे दिसंबर में जो है काफी ज्यादा ठंडी होती है। तो इसलिए जो है उन्होंने वहां से लिया हुआ है दिसंबर, इसीलिए बोला गया है। ठंड तो वैसे नवंबर से स्टार्ट होने लगती है, बट दिसंबर से अर्ली अप्रैल तक इन्होंने सिर्फ इसलिए लिया है क्योंकि जो सन की रेज होती है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, यहाँ सब रेज पड़ रही होती है, जिसकी वजह से जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जहाँ पे इंडिया लाई करता है वहां पे काफी ज्यादा विंटर का सीजन रहता है। अच्छा, इसके साथ साथ दूसरी चीज हमें ये जानना है कि यहाँ का एवरेज टेम्परेचर कितना रहता है। तो जो एवरेज टेम्परेचर रहता है नॉर्दर्न इंडिया का देखा जाता है वो 10 से 15 सेंटीग्रेड रहता है। तो दो चीज आपको जानना है। सबसे पहले विंटर सीजन लास्ट कब होता है, विंटर सीजन हमारा दिसंबर से लेकर के अर्ली अप्रैल तक जानना है। और दूसरा पॉइंट जो हमें जानना है, एवरेज टेम्परेचर कितना रहता है, 10 से 15 डिग्री सेल्सियस रहता है, राइट। फिर उसके बाद देखते हैं समर एंड प्री मानसून। समर सीजन जो रहेगा हमारा वो कब से कब तक रहता है, वो ये देखा जाता है कि स्पैंस 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 मतलब ये होता है कि अप्रैल से जून तक देखा जाता है हमारा समर। जो प्री मानसून सीजन रहता है वो अप्रैल से लेकर के जून तक रहता है। कहीं कहीं पे जुलाई तक भी चला जाता है, जुलाई के बाद बारिश स्टार्ट हो जाती है, जिसको मानसून हम लोग बोलते हैं। अच्छा, इस एरिया का ये देखा जाता है सबसे जो हॉटेस्ट मंथ होता है जहाँ पे सबसे ज्यादा गर्मी होती है जिस मंथ में, वो जनरली मई होता है, राइट, मई जिसको बोलते हैं। अब इसके बाद ये देखते हैं कि एवरेज टेम्परेचर है उसका वो 32 से लेकर के 40 डिग्री सेल्सियस तक देखा जाता है। सबसे पहले समर जो सीजन है वो कहाँ से कहाँ तक रहता है, अप्रैल से लेकर के जून। इसके बाद फिर देखते हैं कि कौन से मंथ सबसे ज्यादा हॉटेस्ट रहता है, मई। इसके बाद ये देखते हैं एवरेज टेम्परेचर क्या रहता है इस एरिया का, इस सीजन में 32 से लेकर के 40 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, राइट। फिर हमारा नेक्स्ट जो सीजन है आता है मानसून का सीजन। मानसून सीजन स्टार्ट होता है जनवरी जून से लेकर के सितंबर तक। तो जून में सदर्न इंडिया में, केरला में, यहाँ सब सबसे पहले मानसून आता है। और नॉर्दर्न इंडिया तक आते आते हुए जो है उसका मंथ हो जाता है जुलाई और अगस्त हो जाता है, राइट। जैसे आजकल दिल्ली में काफी ज्यादा बारिश हो रही है तो ये मानसून की बारिश हो रही है। दिस सीजन इज डोमिनेटेड बाय द हमिड एंड साउथ वेस्ट समर मानसून। साउथ वेस्ट अभी मानसून सीजन में देखेंगे साउथ वेस्ट मानसून होता क्या है, which slowly switch across country in late May and early June. Monsoon rain began to recede from the North India at the beginning of October, and South India typically receive more rainfall during this time. तो मानसून सीजन में हमें इतना जानना है कि जून से लेकर के सितंबर तक इसका मंथ रहता है। जून से लेकर सितंबर तक। इसके बाद कौन सा इस सीजन इस
विद इन दिस जून एंड सितंबर कौन सा मानसून या कौन सा विंड फ्लो होती है? वो साउथ वेस्ट समर मानसून की विंड फ्लो होती है। फिर ये देखा जाता है कि जो मानसून डिक्रीज होता है, लाइक मानसून का सीजन जो जाता है वो नॉर्थ इंडिया से ज्यादा जाता है, राइट। नॉर्थ इंडिया में कम होगा, फिर उसके नीचे आप सेंट्रल इंडिया में कम होगा, फिर सदर्न इंडिया में लास्ट में खत्म हो जाता है मानसून। फिर ये देखा जाता है पोस्ट मानसून, रिट्रीटिंग मानसून, ये सीजन होता है अक्टूबर से दिसंबर तक। इसमें ये देखा जाता है कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया क्लाउडलेस रहता है, मतलब कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में बारिश नहीं होती है, और अक्टूबर टू दिसंबर में जो है नॉर्थ ईस्ट विंड फ्लो होती है, जिसकी वजह से तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कोस्टल रीजन पे बारिश होती है, राइट। तो ये चारों जो है सीजन हमें जानने जरूरी हैं, विंटर, समर, मानसून एंड पोस्ट मानसून। इसके बाद फिर एक एनसीईआरटी ने एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, इम्पोर्टेंट चीज इंफॉर्मेशन दी है कि जो सीजन हम लोग देखते हैं उन सीजन्स को इंडियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो है क्या बोला जाता है। जैसे अप्रैल से मई का मंथ आता है, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं इंडियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग, कौन सा सीजन रहता है? बसंत, राइट। फिर उसको मंथ कौन सा इसको बोलते हैं? मार्च और अप्रैल को चैत्र एंड बैसाख। फिर मई जून का जो मंथ होता है उसमें कौन सा सीजन रहता है? ग्रीष्मा। और इसको क्या बोलते हैं इंडियन कैलेंडर में क्या बोलते हैं? ज्येष्ठ एंड आषाढ़। जुलाई एंड अगस्त आता है श्रवण एंड भाद्रपद, इसको बोलते हैं, ये कौन सा सीजन है? वर्षा। फिर आता है सितंबर से अक्टूबर, शरद ऋतु आती है, और इसको क्या बोलते हैं? अश्विना एंड कार्तिका, राइट। तो ये सारा हमारा क्या है? ये सारा इंडियन सीजन है, मंथ है, इंडियन सीजन है। आपके ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज में ये सब क्वेश्चन आने के चांसेस काफी हाई होते हैं, राइट। तो इस चीज को आप लोग पढ़ो और इसको याद करने की कोशिश करो, राइट। नवंबर दिसंबर को हेमंता बोलते हैं, मार्च शीर्षा पौषा बोलते हैं, जनवरी फरवरी को माघ फागुना बोलते हैं, एंड शिशिरा जो है ये ऋतु होती है जनवरी फरवरी के मंथ में, राइट। ये आपके एमसीक्यू में बिल्कुल आ सकता है ये सब क्वेश्चन। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है हमारा मानसून का। मानसून में हम लोग जो सीखेंगे, मानसून में ये जानेंगे कि जो हमारा मानसून विंड होती है वो सब, ये काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। Sorry. सिर्फ हमें ध्यान से देखना है, बहुत इजी, सबसे इजी टॉपिक है मानसून हमारा। देख, मानसून सीजन जो होता है वो लाइन से पढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। Climate of India is strongly influenced by monsoon. Correct. The sailors who came to India during ancient times were among the first to notice the phenomena of monsoon. They benefited from the reversal of the wind system as they traveled by the sailing ship at the mercy of the wind. The Arabs, who had also come to India as a traders, named this seasonal reversal of wind system monsoon, derived from the Arabic word mousim, which literally means season, right? कुछ खास इसमें नहीं था, एक इंट्रोडक्शन ट्राई कर दिया गया था। फिर देखते हैं आगे क्या है। मानसून जो है, अब देखो टॉपिक आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। मानसून विंड जो है वो सीजनल विंड होती है। दे कैन बी कैटेगराइज इनटू साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट मानसून सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, मैं पॉइंटर लगाता जाऊंगा, आप लोग देखें। पहला सीजनल विंड होती है, क्लियर। दे कैन बी कैटेगराइज इनटू टू। ये जो मानसून विंड होगी वो दो टाइप की होती है, एक साउथ वेस्ट मानसून और दूसरा नॉर्थ ईस्ट मानसून, राइट। द साउथ वेस्ट मानसून ऑल्सो नोन एज समर मानसून। जो साउथ वेस्ट मानसून होगा उसको समर मानसून बोलते हैं। इट इज कैरेक्टराइज बाई wind blowing from sea to land across the Indian Ocean, the Arabian Sea and Bay of Bengal between June and September. It is mainly caused by the unequal heating of land and sea. देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो समर मानसून होगा इसको थोड़ा सा ग्राफ के अकॉर्डिंग देखते हैं। देखो तो पहले इसमें देख लेते हैं, उसके बाद से ड्यूरिंग समर द, वही जो आपने सी ब्रीज और लैंड ब्रीज में देखा था वही सेम चीज यहाँ पे। ड्यूरिंग समर the land mass of India heats up faster than the surrounding ocean, right?
समर मंथ में जो लैंड मास होगा वो जल्दी हीट हो जाता है और उसका टेम्परेचर काफी ज्यादा रहता है। तो जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा था, जहाँ पे हाई टेम्परेचर रहेगा वहां एयर प्रेशर लो रहेगा, और जहाँ पे टेम्परेचर लो होगा वहां पे एयर प्रेशर हाई रहेगा। और विंड कैसे फ्लो होती है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। आप इसमें देखते हैं, दिस क्रिएट अ लो प्रेशर ओवर द इंडियन ओशन सबकॉन्टिनेंट व्हाइल द इंडियन ओशन रिमेन रिलेटिवली कूलर एंड has high pressure. Wind move from high pressure area to low pressure area, so moist wind blow from the ocean towards the land, bringing rainfall. It accounts for the most of the rainfall in the country throughout the year. तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इस चीज को मैप में देखते हैं, क्या है, सिंपल से लिखा हुआ है ये। देखो, जैसे ये मैप, इंडिया का मैप यहाँ पे बताया गया है। देखो, ये जो मंथ है ये साउथ, ये साउथ वेस्ट मानसून के बारे में डिस्क्राइब किया गया है यहाँ पे। साउथ वेस्ट विंड या साउथ वेस्ट मानसून, मतलब यहाँ से जो विंड होती है वो कुछ इस तरह फ्लो होती है, मतलब इस तरह। साउथ से वेस्ट की तरफ फ्लो होती है विंड इसमें, राइट, इस तरह दिखाया गया है ये, इसलिए इसको साउथ वेस्ट विंड बोलते हैं। अब देखते हैं कि ये विंड कैसे फ्लो होती है, क्या इसका सिंपल, क्या मतलब इसका कॉन्सेप्ट है। तो देखो, जो आपका जून, ये विंड जो, ये मानसून जो है ये आपका जून से सितंबर तक बोला जाता है। तो जो इस जून से सितंबर के बीच में जो सीजन जो टेम्परेचर देखा जाता है वो ये रहता है कि जो लैंड मास है, मतलब कि जो लैंड एरिया है, यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा रहता है, मतलब यहाँ पे हाई एयर प्रेशर रहता है। हाई एयर प्रेशर रहता है कहाँ पे? लैंड एरिया पे। तो इसमें सिंपल से ये समझना है कि ये आपका हो गया साउथ वेस्ट मानसून के बारे में पढ़ रहे हैं, जो मंथ जो स्टार्ट होता है जून से सितंबर, राइट। इसमें ये रहता है कि लैंड मास का जो टेम्परेचर रहेगा, जो यहाँ का जो टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर लैंड एरिया का वो ज्यादा रहता है सी एरिया के टेम्परेचर से। और इसीलिए अगर हाई टेम्परेचर है यहाँ पे लैंड पे, हाई टेम्परेचर, और दूसरा अगर हाई टेम्परेचर है तो एयर प्रेशर क्या होगा? लो एयर प्रेशर रहेगा। तो हाई टेम्परेचर की वजह से, और दूसरा चीज क्या रहेगा? लो एयर, लो एयर प्रेशर। अच्छा, जो सी एरिया है, जैसे ये अरब सी है, ये बे ऑफ बंगाल है, अरेबियन सी, ये बे ऑफ बंगाल है, ये है अरेबियन सी। अब यहाँ पे क्या रहेगा? यहाँ पे लो टेम्परेचर रहेगा। अब जहाँ पे लो टेम्परेचर रहता है वहां पे हाई एयर प्रेशर, हाई एयर प्रेशर। अब जहाँ पे हाई एयर प्रेशर है, अब आपको मालूम होगा कि एयर प्रेशर में हम लोग देखते थे, एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो एयर प्रेशर की तरफ फ्लो होती है।
इसी वजह से विंड यहाँ से हमेशा जो है सी से लैंड की तरफ फ्लो होती है। अब जाहिर सी बात है, सी से लैंड की तरफ अगर फ्लो हो रही है तो अपने साथ मॉइस्चर लाती है, और मॉइस्चर, और ये सब जो है यहाँ से टकराते हैं, पहाड़ों से टकराते हैं, पर्वत माउंटेन से टकराते हैं, हिल से टकराते हैं और रेनफॉल करने स्टार्ट कर देते हैं, राइट। तो जो साउथ वेस्ट मानसून है, या जो समर में बारिश होती है, समर मानसून के थ्रू जो बारिश होती है इंडिया में, वो जो है टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ही बारिश होती है। टेम्परेचर डिफरेंस कहने का क्या मतलब है कि लैंड मास का टेम्परेचर और सी के टेम्परेचर में डिफरेंस रहता है, जिसकी वजह से हाई एयर प्रेशर, लो एयर प्रेशर डेवलप हो जाता है, और हाई एयर प्रेशर, लो एयर प्रेशर डेवलप होने की वजह से विंड जो है वो सी से लैंड की तरफ फ्लो होती है, साउथ से वेस्ट, साउथ वेस्ट विंड फ्लो होती है, और यही रीजन है कि ये रेनफॉल, राइट। तो काफी ज्यादा रेनफॉल करता है ये समर मानसून की वजह से। इंडिया में ये देखा जाता है कि सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है, राइट। अब इसमें जो दूसरा मानसून है, दूसरा मानसून क्या होता है? दूसरे मानसून का नाम है नॉर्थ ईस्ट मानसून। ये जो है अक्टूबर से फरवरी के बीच में होता है। अब इसमें ये देखा जाता है, during the season, the Indian land mass cools faster than the surrounding area, creating a high air pressure over the land and low air pressure over the sea. तो यहाँ पे चेंज हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाता है कि सी पे लो एयर प्रेशर डेवलप हो जाता है और लैंड पे हाई एयर प्रेशर। अब विंड कैसे फ्लो होगी? हाई एयर प्रेशर टू लो एयर प्रेशर, राइट। अब लैंड से विंड फ्लो हो रही है सी की तरफ, तो जाहिर बात होती है बारिश नहीं, यह बहुत कम होती है। लेकिन जब ये देखा जाता है कि जब यही विंड जो है आपका जब यही नॉर्थ ईस्ट की जो विंड है, ये देखा जाता है जब बे ऑफ बंगाल से ये पास होती है तो ये बारिश करने लगती है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की कोस्ट पे। देखो लिखा है नीचे, एज अ रिजल्ट द cold and dry wind blow from land to sea. These winds generally do not bring rainfall to most of the part of India. However, However, when the northeast monsoon wind pass over the Bay of Bengal, they pick up moisture and causes rainfall in the eastern coast of India. जब यही नॉर्थ ईस्ट के दूसरा जो मानसून है, सेकंड जो मानसून हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसको ध्यान से देखो, इसका नाम क्या है? नॉर्थ ईस्ट मानसून। लेकिन जब यही नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड passes over the Bay of Bengal, they pick up moisture and cause rainfall in the eastern coast of India, especially Tamil Nadu, Andhra Pradesh and part of Karnataka. ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपके एग्जाम में 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। फिर आता है आपका बेनिफिट ऑफ मानसून। तो मानसून की वजह से बेनिफिट क्या होता है? सबसे पहले तो एग्रीकल्चर काफी ज्यादा बेनिफिटेड होता है। देखते हैं आगे क्या क्या है। फिर ग्राउंड वाटर काफी ज्यादा रिचार्ज हो जाता है। उसके साथ साथ रिवर और पॉन्ड, लेक, इन सब में जो पानी कम रहता है वो फ्लो होने लगता है। देखते हैं, मानसून प्ले अ विटाल रोल इन द लाइफ ऑफ पीपल इन इंडिया। मोस्ट ऑफ इंडिया एग्रीकल्चर डिपेंड ऑन मानसून। फिर दूसरा देखते हैं, a good monsoon ensures sufficient food production and water supply in the river, reservoir and well. मानसून ऑल्सो अफेक्ट डेली लाइफ ट्रांसपोर्ट। अच्छा, ये 2 पॉजिटिव चीज हो गए। अब देखो नेगेटिव चीज क्या बताई जा रही है इसकी। सबसे पहले तो डेली अफेक्ट लाइफ होती है, लाइफ, ट्रांसपोर्ट, फेस्टिवल्स, एम्प्लॉयमेंट, स्पेशली इन रूरल एरिया, ये सारा चीज नेगेटिवली इन्फ्लुएंस होता है। However, excessive rainfall can cause flood, while weak monsoon can lead to droughts. Thus, monsoon greatly influence the economy, lifestyle and livelihood of the people of India. तो ये 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव चीजें आप इसको ध्यान दो, ये आपके एग्जाम से पूछी जा सकती हैं। लास्ट टॉपिक है क्लाइमेट चेंज, जो कि काफी अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखते हैं, बहुत सिंपल टॉपिक है। 3 पॉइंट इसके ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले तो क्लाइमेट चेंज होता क्या है? तो वन ऑफ द मोस्ट अर्जेंट challenges that Earth is facing today is climate change. It refers to the long-term changes in the weather pattern, such as temperature, rainfall, and wind, caused mainly by the human activity, including the burning of fossil fuel, deforestation, and industrial pollution that releases gases like carbon dioxide into the atmosphere. तो इसमें 2 चीज बता दी गई। सबसे पहली चीज ये बताई गई कि क्लाइमेट चेंज क्या है। क्लाइमेट चेंज जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए जो वेदर में चेंजेस होता है,
जो वेदर में चेंजेस कहने में टेम्परेचर में चेंजेस, रेनफॉल में चेंजेस, विंड में चेंजेस, राइट, उन्हीं को बोलते हैं क्लाइमेट चेंज। लॉन्ग टर्म के लिए आपके वेदर में जो चेंज होगा उस चेंज को बोलेंगे क्लाइमेट चेंज, राइट। अब यहाँ पे ये चीज देखते हैं, ये क्लाइमेट चेंज होता क्यों, कैसे हुआ या कैसे होता है। सबसे पहली बात, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, पहला रीजन। दूसरा, डिफॉरेस्टेशन। तीसरा, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। इन सब की वजह से गैसेस रिलीज होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई, मीथेन हो गई, ये सारा एटमॉस्फेयर में रिलीज होती हैं, जिनकी वजह से जो है क्लाइमेट चेंज, जो वेदर पैटर्न है आपका, वो चेंज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, राइट। दूसरी चीज देखते हैं, दीज एक्शन इंक्रीजेस ग्रीन हाउस गैसेस, दीज इंक्रीजेस ग्रीन हाउस गैसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर, राइट। ये ग्रीन हाउस गैसेज है। तो अगर आता है आपके एग्जाम में ग्रीन हाउस गैसेज क्या है, तो आप बताओगे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर, ये सब, राइट। ये क्या करते हैं, ये जो अर्थ से टेम्परेचर रिफ्लेक्ट बैक होता है, इंफ्रारेड जो रेज होती हैं, जो अर्थ से ऊपर एटमॉस्फेयर में जाती हैं, वो एटमॉस्फेयर में नहीं जा पाती हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर, ये सब जो है अब्जॉर्ब कर लेती हैं उन गैसेस को, जिसकी वजह से टेम्परेचर अर्थ का जो है वो ट्रैप हो जाता है, और जो है हीट काफी ज्यादा बढ़ जाती है, राइट। इसी को बोलते हैं ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस, जो है यही इम्पैक्ट डालता है अर्थ सरफेस पे। एज अ रिजल्ट वी आर विटनेसिंग मोर फ्रीक्वेंट फ्लड, ड्रॉट, मेल्टिंग ऑफ, अच्छा यहाँ पे दिया गया है कि जो है वो क्लाइमेट चेंज के रिजल्ट क्या क्या होते हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से अफेक्ट क्या क्या चीजें हो रही हैं। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से आपका फ्रीक्वेंट फ्लड आता है, ड्रॉट आता है, ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं काफी सारा, सी लेवल राइज हो रहा है, और बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है। तो 5 चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, फ्लड, ड्रॉट, फ्रीक्वेंट फ्लड और ड्रॉट आता है। सेकंड, ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है। थर्ड देखते हैं, सी लेवल राइज हो रहा है। चौथा चीज देखते हैं, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है, राइट। ये सारा रिजल्ट है क्लाइमेट चेंज के। क्लाइमेट चेंज अगर होगा तो ये सारी चीजें जो है होने के चांसेस काफी ज्यादा होंगे। इसके बाद देखते हैं, क्लाइमेट चेंज नॉट ओनली थ्रेटन इकोसिस्टम बट आल्सो इम्पैक्ट ह्यूमन हेल्थ, एग्रीकल्चर एंड लिवलीहुड। यू मे रिकॉल दैट एट क्लास की साइंस के चैप्टर में भी क्लाइमेट चेंज को लेकर के काफी चीजें बताई गई हैं। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको जानना है, कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है। तो कार्बन फुटप्रिंट, जो एक सिंगल इंडिविजुअल कितना ग्रीन हाउस गैस को इमिट कर रहा है और उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज कितना हो रहा है, उसी चीज को बोला जाता है कार्बन फुटप्रिंट। ये इंडिविजुअल बेसिस है, मतलब कि एक सिंगल इंडिविजुअल कितना जो है जैसे वो बाइक चला रहा है या कार चला रहा है और उसमें फॉसिल फ्यूल बर्न हो रही है, तो वो एक एवरेज, सपोज मान लो एक पूरी कंट्री जो है कुछ मीट्रिक टन या काफी ज्यादा जो है 1000 मीट्रिक टन जो है ग्रीन हाउस गैस इमिट की, तो उस कंट्री में मान लो 100 लोग हैं, तो इस पूरे 1000 मीट्रिक टन को 100 से क्या किया जाएगा, डिवाइड कर दिया जाएगा। तो क्या आएगा, एक इंडिविजुअल कितना जो है ग्रीन हाउस गैस इमिट कर रहा है, तो एक इंडिविजुअल का आएगा 10 मीट्रिक टन के अराउंड में आएगा, राइट। तो ये सब चीजें जानेंगे, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है ये सब। तो कार्बन फुटप्रिंट जो होता है वो किसी भी इंडिविजुअल का जो है जो ग्रीन हाउस गैस इमिट कर रहा होता है, उसी चीज को हम कार्बन फुटप्रिंट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, द टोटल अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर, the total amount of greenhouse gases released into the atmosphere as a result of a human activity such as energy, transportation, production of goods and services, इन सब में जो है जो गैस ग्रीन हाउस गैसेज इमिट हो रही होती हैं उसको हम बोलते हैं कार्बन फुटप्रिंट, राइट। ये आपके एग्जाम्स में आने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। आप अगर आपको अपना कार्बन फुटप्रिंट फाइंड आउट करना है तो ये आप देख सकते हो कि आप डेली जो है ट्रांसपोर्टेशन में कितना फॉसिल फ्यूल यूज कर रहे हो, फिर इफेक्ट आप वाटर यूज करने में कितना चीजें वेस्ट कर रहे हो, कितना वाटर वेस्ट कर रहे हो, ये सारी चीजें आप देख सकते हो। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपकी क्लास में क्लास टीचर बताएंगे इसे। फिर पंजाब फ्लड एक केस स्टडी है, ये क्लाइमेट चेंज का ही असर था। 2025 में ये केस स्टडी है। 2025 में पंजाब में फ्लड आया था। फ्लड जो पंजाब में रिवर्स हैं, जैसे सतलुज हो गई, ब्यास, रावी, इन सब रिवर में काफी ज्यादा पानी भर गया था, राइट, जिसकी वजह से आसपास जो है काफी फ्लड आया था। उसकी वजह से एग्रीकल्चर फील्ड लॉस हो गई थी, इंफ्रास्ट्रक्चर काफी डैमेज हो गया था, लोगों की लाइफ काफी ज्यादा चली गई थी, ये सब चीजें देखा गया था। अब देखते हैं इसका कॉज क्या था।
जो फ्लड आया था इसका कॉज सबसे पहले नेचुरल कॉज था। नेचुरल कॉज में देखा जाता है कि जो जो मानसून होता है, जो जून से लेकर के सितंबर के मंथ में देखा जाता है, एक तो ये मानसून है, इसके साथ डिस्टर्बेंस होता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का कहने का मतलब ये मेडिटेरियन सी से इमर्ज होता है, और मेडिटेरियन सी यूरोप की सी है, वहां से जो है ये ईस्टर्न की तरफ जो है फ्लो होता है, राइट। अब जब ईस्टर्न की तरफ फ्लो होगा मेटेरियल, यहाँ पे इन्होंने वेस्टर्न डिस्टर्बेंस लिख तो दिया है, लेकिन उसका कोई कॉन्सेप्ट इन्होंने समझाया नहीं है। एनसीईआरटी का ये ड्रॉबैक है। तो यहाँ पे ये देखा जाता है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जनवरी में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा यहाँ सब बारिश होती है, राइट। वो जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से ही रेनफॉल होती है। तो जो ये देखा गया था, जो मानसून आया था वो उसके साथ साथ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ने उस मानसून को काफी ज्यादा इंटेंसिफाई कर किया था, राइट। तो इसकी वजह से काफी ज्यादा रेनफॉल हो गई थी वहां पे। एक तो जो है समर, सॉरी, एक तो मानसून की वजह से रेनफॉल हुई, उसके साथ साथ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से भी काफी ज्यादा रेनफॉल हुई, राइट। इसकी वजह से ये देखा जाता है कि इट रेन नॉट ओनली इन द पंजाब बट ऑल्सो हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर। मेजर रिवर ऑफ पंजाब, सतलुज, ब्यास, रावी एंड घाघर वेयर ऑलरेडी फ्लोइंग हाई बिफोर द heavy rain began. When additional rain fell, water from the hills and local rainfall caused rivers to overflow, leading to the severe flooding in the main part of Punjab. ये नेचुरल कॉज था। ह्यूमन कॉज जो देखा गया, ह्यूमन कॉज में देखा गया था कि लोग जो थे, जहाँ पे रिवर्स होते हैं उसके आसपास एरिया में काफी ज्यादा क्या कर दिए थे, काफी ज्यादा ये देखा गया था, घर बना लिए थे। ये देखो, पीपल had also built houses and farms too close to the river, reducing the natural space where water where flood water could spread safely. तो ये सबसे बड़ा रीजन, लोग क्या करते हैं कि रिवर के आसपास में, लेक के आसपास में घर बना लेते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में नेचुरल स्पेस होता है, वो मतलब घर बनाने का एरिया नहीं होता है, राइट। बायोडाइवर्सिटी का एरिया रहता है, वो जो है एम्बार्कमेंट का एरिया रहता है, जहाँ पे अगर रिवर या उस लेक में या पर्टिकुलर पॉन्ड में अगर पानी ज्यादा हो जाए तो आसपास के एरिया में फैल फैल सके, राइट। तो ये सब जो है ह्यूमन कॉज में आता है पंजाब फ्लड। फिर इफेक्ट ऑफ फ्लड इन मानसून, सबसे पहला जो इफेक्ट देखा गया तो काफी सारे लोगों की डेथ हुई थी। दूसरा ये देखा गया था कि काफी सारे लोगों को घर छोड़ करके रिलीफ कैंप में रहना पड़ा था। इसके बाद ये देखा जाता है कि जो फार्म लैंड थे, जहाँ पे एग्रीकल्चर होता है, वो लॉस डैमेज हो गया था। फिर पोल्ट्री फार्म, डेयरी फार्म्स, ये सब काफी ज्यादा डिस्ट्रॉय हो गया था, राइट। इसके बाद फिर रोड, ब्रिज, बॉर्डर फेंसेस, पब्लिक बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो गए थे काफी। फिर मर्की स्टैंडिंग वाटर, जो स्टैंडिंग वाटर होता है जो काफी दिनों तक रुका रहता है, काला पानी हो जाता है, उसमें ग्रीनरी काफी ज्यादा आ जाती है, जिसकी वजह से वहां पे हेल्थ कंसर्न, काफी मलेरिया वगैरह जो है उन्हीं सब पानी की वजह से होता है। तो उसकी वजह से जो है प्रॉब्लम, डेंगू होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं उन सब पानी से। तो ये जो है जो हेल्थ प्रॉब्लम उसकी वजह से कंसर्न हुई। तो ये सारी चीजें आपके एग्जाम्स में आने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। ये 5 फैक्टर है। फिर क्वेश्चन आंसर है जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप लोग शेयर करो, सब्सक्राइब करो। 9th क्लास के जितने भी चैप्टर हैं वो सारे चैप्टर मैं यहाँ पे खत्म करूंगा, और मैं कोशिश कर रहा हूँ जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उनके भी वीडियो में जल्दी से ले आऊँ। थैंक यू सो मच।